सभी साथियों को नमस्कार। सभी का स्वागत रायथान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वे भारत का संविधान चल रहा है और भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसके 5 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने बात की कि कैबिनेट मिशन किस प्रकार से भारत आया, कैबिनेट मिशन की क्या योजनाएं थी, कैबिनेट मिशन किस तरीके से नियुक्त हुआ, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। कैबिनेट मिशन 2 काम करके जाएगा। नंबर 1, अंतरिम सरकार का गठन। तो पार्ट नंबर 5 में मैंने अंतरिम सरकार का गठन ही आप लोगों तक पहुंचाया है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो कैबिनेट मिशन का काम है, वे काम है संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वे कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है, लेकिन ये संविधान सभा के लिए जो हमने मांग की है, चाहे वे अनौपचारिक रूप से रहे और चाहे वे औपचारिक रूप से रहे, वे संविधान सभा की मांग हमने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1895 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज्य विधेयक था उसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन वहां स्पष्ट रूप से मांग नहीं की गई, यानी अनौपचारिक रूप से मांग की गई। 1922 का समय आया। 1922 में जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की, लेकिन उन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो संविधान बनेगा, भारत के लिए जो संविधान बनेगा वे भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में इन्होंने भी ये कहा कि भारत के लिए यानी किसी भी देश के लिए उस संविधान का कोई महत्व नहीं है जिस संविधान को बनाने में वहां की जनता की भूमिका नहीं है। यानी ऐसा संविधान का कोई महत्व नहीं होता है जिसको बनाने में उस देश की जनता का कोई योगदान ना हो। आगे हम लोग चले। 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी या एम.एन. राय, उनके द्वारा औपचारिक रूप से, स्पष्ट शब्दों में औपचारिक रूप से अगर संविधान सभा की जो मांग की, तो संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने की। कब की भाई? 1934 में की। 1935-36 ईस्वी में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले अगर अपने शब्दों में संविधान सभा की मांग की बात की या संविधान सभा की बात की, तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, उस अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की बात की। फिर आपको मैंने पढ़ाया था पिछले पार्टों में क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन ने भी यह स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। वे संविधान सभा यहां भारत के लिए संविधान बनाएगी और जो राज्य की रियासत हैं उन रियासतों को स्वतंत्र रखा जाएगा, उनके लिए अलग से वे संविधान का निर्माण कर लेंगे, उनके लिए अलग से एक संविधान सभा होगी। लेकिन इसे भी हमने स्वीकार नहीं किया। आगे चल के जो संविधान सभा अपना मूर्त रूप लेगी, तो दोस्तों वे मूर्त रूप आपका कैबिनेट मिशन के आधार पर लेगी। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर। और उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा बनेगी, उसी संविधान सभा की दोस्तों मैं यह बात कर रहा हूं। बहुत अच्छे फैक्ट देके जाऊंगा और इस पार्ट में आपको बहुत बड़ा आनंद में देके जाऊंगा। मेरे साथ जुड़िए आप लोग। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा, यानी उस संविधान सभा की हम बात करेंगे जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनेगी। मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा की हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से किया जाए, यह एक द्वंद था कि भाई संविधान सभा यानी ऐसे लोगों की सभा जो किसी देश के लिए संविधान बनाए, ऐसी सभा को हम लोग संविधान सभा कहते हैं।
तो मित्रों, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया जाए, यानी उसके सदस्य हैं, वे सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से रहे। कांग्रेस की पहले मंशा थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। आइए मैं पाठ को शुरू करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनेगी। नंबर 1 पॉइंट कि इस संविधान सभा का जो चुनाव है वे चुनाव किस प्रकार से हो। नंबर 1 बात ध्यान समझते जाना कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हो। अब आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे बारी बारी से एक बात शुरू से कहता आया, ये कहता आया हूं कि जो भारत था वे 2 प्रकार का भारत था। कितने प्रकार का भारत था मित्रों? 2 प्रकार का भारत था। और अब वे आपके काम देगा। देखिए, माना कि ये हमारा भारत है, ये भारत 2 प्रकार का है। मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। एक भारत वे है जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, ब्रिटिश भारत कहते हैं, या हमें इसे ब्रिटिश प्रांत कह सकते हैं, ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांत 2 प्रकार के थे। एक वे थे जो सीधे प्रांत थे, सीधे प्रांत थे, और एक वे थे जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान सुनना, केंद्र शासित प्रदेश यानी ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत जहां ब्रिटिश शासन था। फिर ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश प्रांत को हमने 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1, एक वे भारत जो सीधे प्रांत थे, एक वे भारत जो केंद्र शासित प्रदेश थे। समझ में आ गया? दूसरा भारत मेरे मित्रों, वे भारत जहां देशी राजा थे, देशी राजा, देशी राजा को मैं कह सकता हूं देशी रियासत। 2 प्रकार का भारत था। क्लियर हुआ? एक भारत ब्रिटिश भारत और एक भारत देशी भारत यानी देशी रियासत। संविधान सभा का जो निर्माण होगा दोनों में से ही सदस्य लिए जाएंगे। इसमें से भी सदस्य लेंगे और इसमें से भी सदस्य लेंगे, दोनों जगह से लेंगे। तो दोनों जगह से सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से करना है उस पर हमको चर्चा करनी है। बहुत एक एक बात को बारीकी से समझना, यहां से सवाल बनेगा। नंबर 1, ब्रिटिश भारत जो पहले यहां चुनाव हुए हैं, पहले चुनाव हो चुके हैं, ये लोग थोड़ा चुनावों के बारे में जानते हैं। एक वे भारत देशी भारत, राजाओं का शासन, कभी चुनाव हुए ही नहीं, कभी चुनाव हुए ही नहीं, तो वे चुनावों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो हमें दोनों जगह से हमें सदस्य लेने हैं, लेकिन उनका चुनाव किस प्रकार से करना है देखिए, बहुत बारीकी समझना। ये जो ब्रिटिश भारत है, ये ब्रिटिश भारत, यहां पे जो आपके विधानसभाएं थी, विधानसभाएं, विधानसभाएं के जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि जनता ने चुने, तो जनता के प्रतिनिधि हो गए कि जो विधानसभा है, विधानसभा है राज्यों में, प्रांतों में, उनके जो प्रतिनिधि हैं वे प्रतिनिधि चुनाव कर देंगे। कहां से चुनाव कर देंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। तो वे चुनाव कर देंगे। तो दोस्तों, वे चुनाव होंगे। चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही। जब जनता सीधा मतदान ना करके अपने प्रतिनिधि चुनता है और प्रतिनिधि आगे जाकर अपना कोई और किसी को निर्वाचित करता है, तो वे जनता द्वारा सीधा निर्वाचन नहीं माना जाता है। उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव तो हुआ है जनता द्वारा, लेकिन खुद ने ना करके अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव किया गया, तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी ब्रिटिश भारत से तो चुनाव करवा दीजिए, इसका मतलब कि ब्रिटिश भारत से जो सदस्य होंगे वे सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित। ध्यान सुनना, क्या होंगे दोस्तों? निर्वाचित। क्लियर हुआ? लेकिन देशी राजाओं कि में तो कोई विधानसभा नहीं थी, यहां तो कोई जनता के प्रतिनिधि थे नहीं, तो यहां से चुनाव किस प्रकार से किया जाए?
बड़ी समस्या हो गई। तो इसका समाधान निकाला, बोले एक काम कीजिए, यहां एक समझौता समिति का गठन कीजिए। किसका? समझौता समिति गठन कीजिए, और यहां से जो सदस्य हैं उन्हें मनोनीत कर दीजिए। ध्यान सुनना, क्या कर दीजिए मेरे मित्रों? मनोनीत कर दीजिए। यानी एक कमेटी का गठन कीजिए, एक समिति का गठन कीजिए, उसमें कुछ मेंबर प्रजामंडल से ले लीजिए। तो इस तरीके से एक टीम के द्वारा सदस्यों को मनोनीत वहां से कर दीजिए। तो देखिए, ब्रिटिश भारत से तो सदस्य क्या हो गए मेरे मित्रों? निर्वाचित हो गए। और देशी रियासत से सदस्य क्या हो गए? मनोनीत हो गए। बहुत बार सवाल आता है कि संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत थी, या मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों थी। आपको उस सवाल का जवाब यहां आसानी से मिल जाएगा। आप बताएंगे कि देखिए सर, भारत की संविधान सभा निर्वाचित भी थी और भारत की संविधान सभा मनोनीत भी थी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस प्रकार से थी। आप बताएंगे कि अंग्रेजों की नजर में भारत दो प्रकार का था। बहुत अच्छी तरीके समझाएंगे। अंग्रेजों की नजर में भारत दो प्रकार का था। नंबर एक, वे ब्रिटिश भारत, वे ब्रिटिश प्रांत जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत। एक वे भारत जहां राजाओं का शासन था, उसे कहते हैं देशी भारत, उसे कहते हैं देशी रियासतें। समझते जाना एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझना है। ब्रिटिश प्रांतों को दो भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश भारत को दो भागों में बांटा गया, आप भारत कह सकते हैं यहां, एक ब्रिटिश प्रांत और एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यह कहलाएगा ब्रिटिश भारत। तो यहां से जो सदस्य हुए वे सदस्य निर्वाचित थे। ध्यान रखना, जनता द्वारा सीधा उन्हें निर्वाचित नहीं किया गया था। ध्यान दें, जनता द्वारा उन्हें सीधा निर्वाचित नहीं किया गया था। उनके प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें निर्वाचित किया गया। तो अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन वहां से निर्वाचित हुए थे। देशी भारत था, देशी राजाओं यानी देशी रियासतों से जो सदस्य गए थे उनका निर्वाचन नहीं हुआ। ना ही तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। वहां एक समझौता समिति के द्वारा यहां के सदस्यों का मनोनयन किया गया। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, जहां से जितने भी राजस्थान से कोई सदस्य जाएंगे तो उनका निर्वाचन नहीं हुआ, उनका क्या हुआ? मनोनयन हुआ, जिसमें प्रजामंडल के प्रतिनिधि वगैरह आदि शामिल होंगे। तो वे क्या हो गया? मनोनीत। तो आप बताएंगे सर कि ब्रिटिश जो आप संविधान सभा है, ये संविधान सभा निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। तो पॉइंट नंबर एक समझ में आ गया दोस्तों। क्या आ गया? चुनाव। कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, वे दो प्रकार से हुआ। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित भी थे और संविधान सभा के सदस्य मनोनीत भी थे। मनोनीत उन्हें बोलेंगे जहां इलेक्शन ना करके सीधा ही उनका नाम मनोनीत कर दिया जाता है, वे कहलाती है मनोनीत प्रक्रिया। बताइए कोई समस्या मेरे मित्रों? कोई समस्या नहीं है ना? बेटा बारीकी से समझे, आप लोग बहुत बारीकी से समझे। एग्जामिनर पता नहीं कैसे सवाल घुमा देगा और उस घुमाव को ही रोकना है। अब हमसे पूछे कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ, तो मेरे हिसाब से मेरा कोई भाई बहन इसमें अटकने वाला नहीं है। चाहे वे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे वे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, और चाहे पटवार कांस्टेबल का हो। देखिए क्लियर, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यानी हमारा एक नंबर पॉइंट समझ में आ गया कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ, यही है। देखिए आगे हम लोग बात करें कि सदस्य संख्या, कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखो दोस्तों, अब हम लोग सदस्य संख्या की बात करें तो अब आपको बिल्कुल यहां समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं आपको लगातार जिस दिन से मैंने संविधान शुरू किया है, मैं आपको एक ही बात सिखाता आ रहा हूं कि भारत दो प्रकार का था। भारत कितने प्रकार का था? दो प्रकार का। देखिए हम बात करें, पॉइंट डाल देंगे। संविधान सभा की सदस्य संख्या जो कि पॉइंट नंबर 2 होगा, 2 नंबर पॉइंट। देखिए
सदस्य संख्या की हम बात करें तो पहले तो हम ये देखें कि जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होगी और इसका निर्धारण हम किस आधार पर करें। 300 का, 400 का, 500 का जो आंकड़ा हम लोग लेंगे वे आंकड़े का हमारा क्या आधार हो, तो उसका जो आधार बनेगा मेरे मित्रों वे बनेगी जनसंख्या। देखिए उस जमाने की हम बात करें तो भारत में जो जनसंख्या थी, भारत में जनसंख्या की हम बात करें, भारत में जनसंख्या और उसका यदि हम लोग मोटा सा आंकड़ा लें तो 40 करोड़ थी। मित्रों कितनी थी? 40 करोड़ जनसंख्या। तो ये हमने तय किया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हमारा चुना जाएगा। कितने लाख पर? 10 लाख पर। इसका मतलब हम ये लिखें कि एक सदस्य का जो आंकड़ा आएगा, कितने सदस्य? एक सदस्य। एक सदस्य का जो चुनाव होगा वे 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। ये हमने पैमाना ले दिया। अब आप कहेंगे सर चलो मान लिया हमने कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, लेकिन आप तो 40 करोड़ लिख रहे हैं। 40 करोड़ यदि भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 40 करोड़ है, तो ये सदस्य संख्या तो 400 होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो सदस्य संख्या पढ़ते हैं वे तो हम 389 पढ़ते हैं। फिर 389 क्यों है? सदस्य संख्या 400 होनी चाहिए, इसे समझे आप लोग। देखिए माना कि कोई राज्य है, किसी राज्य की जो जनसंख्या है वे जनसंख्या 9 लाख है। कितनी लाख है? 9 लाख। तो 9 लाख पर भी एक सदस्य चुना गया। क्लियर? अब माना कि कोई राज्य है और उस राज्य की जो जनसंख्या है वे जनसंख्या 13 लाख है। तो दोस्तों 13 लाख है, उस पर भी क्या चुना गया? एक सदस्य चुना गया। अब माना कि किसी राज्य है उसकी जनसंख्या कितने लाख है? 18 लाख। तो कितने सदस्य? 2 सदस्य। अब माना कि 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में एक की है 2 लाख जनसंख्या, एक भी सदस्य नहीं। दूसरे की है 3 लाख जनसंख्या, एक भी सदस्य नहीं। तीसरे की है 4 लाख, एक भी सदस्य नहीं, है ना। और अगले की है 5 लाख, या हम लोग माने इसको 4 लाख मान ले, तो एक भी सदस्य नहीं। लेकिन चारों को मिला के जनसंख्या कितनी हो गई? 4, 8, 11, 13। कितनी लाख हो गई? 13 लाख। 13 लाख जनसंख्या पर भी कितना हो गया? एक सदस्य। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य है, लेकिन 11 है, 12 है तो भी एक सदस्य है, 9 है तो भी एक सदस्य। इसलिए ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, 400 का नहीं बैठेगा। 40 करोड़ की जनसंख्या को आप गुणा कर रहे हो, भाग दे रहे हो, मत देना। मोटा सा पैमाना लिया है, ऊपर नीचे है तो भी एक चल रहा है। तो ये सदस्य हमारे पास कितने बढ़ेंगे? 389। कितने बढ़ेंगे? 389। तो 389 सदस्य संख्या हमारे संविधान सभा की होगी। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि ये आंकड़ा क्यों लिया गया है, 389 का आंकड़ा क्यों लिया है? पूरा पूरा 400 का ले लेते, 100 का ले लेते, 1000 का ले लेते। आप बताएंगे नहीं सर ऐसे हम लोग नहीं ले सकते। आपसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं ले सकते? आप बताएंगे इसलिए नहीं ले सकते कि हमने एक पैमाना बनाया। ये पैमाना क्या बनाया कि जो 10 लाख की जनसंख्या है उस पर एक सदस्य होगा। आज भी चलता है हमारे पास में। 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य होगा? एक सदस्य। भारत की उस समय जनसंख्या थी वे 40 करोड़ थी। आपसे कहेंगे तो फिर 400 सदस्य आने चाहिए। आप बता नहीं सर कि ये पैमाना था, अगर कुछ ऊपर है तो भी एक सदस्य, अगर कुछ नीचे है तो भी एक सदस्य, तो इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बैठ सकता। समझ में आ गया? आप देखिए ये समझ में आ गया साहब। 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे, लेकिन अब बात यह आई कि कहां से होंगे, कि कहां से होंगे। तो मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि भारत 2 प्रकार का था। भारत कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। नंबर 1 ब्रिटिश भारत। दोस्तों क्या लिखूंगा? ब्रिटिश भारत।
और ब्रिटिश भारत है, इसे हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? दो भागों में अभी बांटूंगा। और दूसरा हमारे पास में है देशी रियासत। दोस्तों क्या नाम हो गया? देशी रियासत। ये भारत हो गया। यानी भारत को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। आंकड़ा कितना का है? 389 का। देखिए, ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत है, उसमें से 296 सदस्य ले लीजिए। कितने सदस्य? 296। अब आप कहेंगे साहब ब्रिटिश भारत तो दो प्रकार का था। एक वे भारत था जो ब्रिटिश प्रांत थे, और एक भारत वे था जो केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए, भारत कितने प्रकार, ब्रिटिश भारत कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। दो प्रकार किस प्रकार से? देखिए, नंबर एक की हम लोग बात करें तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और हम दूसरा बात करें केंद्र शासित प्रदेश, कमिश्नरी क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश हम बोलते थे इन्हें कमिश्नरी क्षेत्र। यानी हमने दो पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए मेरे मित्रों? दो पार्ट कर दिए। अब बोला क्या करें? बोला एक काम करना, ब्रिटिश प्रांत और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यानी कमिश्नरी क्षेत्र। बोला जी कमिश्नर क्षेत्र कितने हैं? बोला जी 4 है। बोले 4 का नाम बताइए। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और नंबर 3 कुर्ग, और नंबर 4 बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। कितने हो गए? 4। यानी हमारे पास में जो कमिश्नरी क्षेत्र है कितने? 4। दिल्ली आज भी आप भारत में है। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर उसके आसपास का भाग था, मेरवाड़ा था। आप सब जानते हैं, मैंने आपको इतिहास में करवाया भी है कि अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, उस केंद्र शासित प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को समाप्त करके और एक जिला बनाया जो कि राजस्थान का 26वां जिला होगा। उसका नाम क्या था? अजमेर। करवाया ना मैंने आपको? हाँ। अब क्या है? कुर्ग, कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में गया। तो बोलो कितने प्रांत केंद्र शासित प्रदेश है? 4। ठीक है, उस जमाने में। तो बोले एक काम कीजिए, ये जो 4 सदस्य हैं, किसने सदस्य? 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश को दे दीजिए। बोले ठीक है, दे दिया। बचे कितने? 296 से 4 गए 292, और 292 है वे ब्रिटिश प्रांत से दे दीजिए। समझ गए? यानी हमने 296 सदस्य हैं, 296 सदस्यों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड किया? 292 ब्रिटिश प्रांतों से, क्लियर, और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से यानी कमिश्नरी क्षेत्र से। अब दोस्तों आपको यहां एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करेगा, आपको बच के निकलना है। आपसे पूछेगा ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत ये रहा 296 सदस्य। कितने? 296 सदस्य। अब आपसे पूछ रहा है ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? अब ब्रिटिश प्रांत मतलब कि उसने कमिश्नरी क्षेत्र को अलग कर दिया। तो आप बताएंगे ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य थे वे सदस्य कितने थे मेरे मित्रों? 292। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 कमिश्नरी क्षेत्र आपके सामने पड़े हुए हैं, उनका आप लोग नाम बता देना। दिल्ली, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक में, बलूचिस्तान जो कि कहां गया? पाकिस्तान में। समझ में आ गया? आ गए। अब बोला कि कितने बचे? 93, 93। तो 93 जो सदस्य हैं वे सदस्य कहां से होंगे? देशी रियासत से। समझ में आ गया? यानी 389 सदस्य हैं, उनको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। नंबर 1 ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य और देशी रियासत से 93 सदस्य। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, टोटल सही आ रहा ना इसका भाई? 296 और 93 सही नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए आप लोग। 89 और 93, 389, 296 और सही आ रहा है, ठीक है, 93 सदस्य। अब हम लोग बात करें, मैंने आपको यह समझाया था कि
देशी रियासत से जो सदस्य गए वे सदस्य मनोनीत होके गए और ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य गए वे सदस्य निर्वाचित होके गए। क्या होके गए? निर्वाचित। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्य कितने थे? आप बताएंगे 93, 93 सदस्य थे। आपसे पूछा जाए निर्वाचित सदस्य कितने थे? तो आप बताएंगे 296 सदस्य थे। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं है ना? आप लोग बता देंगे, आराम से बता देंगे कि संविधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसको बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी बाकी है पार्ट, लेकिन यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं होगा ना कि भाई निर्वाचित और मनोनीत दोनों, एक ब्रिटिश भारत 296, फिर दो जगह डिवाइड कर देना, और देशी भारत, देशी रियासत। अब देखना आप मेरी बात को। अब मैं आपको संविधान सभा है उसके चुनाव करवाऊंगा, ध्यान देना आप लोग। संविधान सभा है उसके चुनाव के परिणाम बताऊंगा। संविधान सभा है उसे समुदाय के आधार पर विभाजित करूंगा। अब वहां जब मैं आंकड़ा लूंगा तो आंकड़ा मैं 296 का लूंगा, क्योंकि आपको पता है भारत को अभी आजादी नहीं मिली है। आजादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसकी धारा 8 यह कहेगी कि देशी रियासत अपने आप में स्वतंत्र है। वे चाहे तो भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, या अपना अलग अस्तित्व रखें। तो इसके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कि देशी रियासतों का तो भविष्य ही तय नहीं था कि वे कहां जाएंगे, इसलिए वे चुनाव में भाग नहीं ले रहे। यानी चुनाव जो होंगे संविधान सभा के, वे 296 सदस्यों में ही होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चले आगे देखिए। अब यदि हम ये 296 सदस्य हैं, इनको हमें समुदाय के आधार पर बांटे तो हमारे पास 3 वर्ग निकलेंगे। वर्गीय आधार बांटे 3 वर्ग निकलेंगे। नंबर 1 सामान्य वर्ग। दोस्तों क्या? सामान्य। दूसरा हम बात करें मुस्लिम, और तीसरा हम बात करें सिख। यानी कितने वर्ग हो गए? 4। यानी 296 को हम वर्गीय आधार पर विभाजन कर रहे हैं, तो सामान्य के लिए 213 सीट रखी गई। कितनी? 213। और मुस्लिम लीग के लिए आपके 79, और सिख केवल पंजाब से तो 4 सदस्य। आप टोटल करेंगे तो वापस वही आ जाएगा आपका 296। यानी 296 को हम वर्गीय आधार पर विभाजन कर देंगे, और वर्गीय आधार पर विभाजन करेंगे, समुदाय पर आधार विभाजन करेंगे। आप बता देंगे सामान्य की 213 सीटें थी, और मुस्लिम लीग है उसके लिए 79 सीटें थी, और आपसे पूछे सिख जो कि केवल पंजाब से 4 सदस्य थे। ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं चुनाव। देखिए संविधान सभा के लिए जो चुनाव होंगे वे चुनाव जुलाई 1946 में होंगे। अब बात वही कि इस चुनाव में भी देशी रियासत भाग नहीं लेंगी, तो जो चुनाव होगा वे चुनाव ब्रिटिश भारत वाली सीटों पर होगा। क्लियर? अब इसमें क्या स्थिति बनेगी देखिए। जुलाई 1946 है, उसमें जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे पास में जो सबसे बड़ी पार्टी है, एक तो कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, और तीसरा आप कह सकते हो अन्य। अन्य में आपके पार्टी आ जाएंगे, और आपके निर्दलीय आ जाएंगे, निर्दलीय आ जाएंगे, अन्य पार्टी आ जाएंगी। ये लोग इसमें भाग ले, मतलब चुनाव परिणाम इनका हमको समझना है। देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। कितनी सीटें? 208। मुस्लिम लीग है उसे 73 सीटें मिली, यानी 79 है, लेकिन कितनी मिली? 73। और अन्य की हम बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 15। और फिर हम लोग टोटल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 296। यानी ये जो चुनाव हुए, चुनाव के जो परिणाम है वे चुनाव के परिणाम आपके सामने रखे हैं। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और अन्य को 15 सीटें। समझ में आ रहा है? यानी मुस्लिम लीग की हार हुई। इसके बाद मुस्लिम लीग बौखला गया। दोस्तों ये मैं पूरी पिक्चर आपको क्लियर कर रहा हूं। इसमें आपको एक बात बहुत जरूरी समझनी है कि भारत 2 प्रकार का था। बार बार ये कह रहा हूं, भारत 2 प्रकार का था। एक देशी भारत जहां देशी रियासत राजाओं का शासन था,
अंग्रेजों ने जो भी कोई कानून बनाए, अंग्रेजों ने जो भी कोई एक्ट बनाया है, वे ब्रिटिश भारत के लिए बनाया है, देशी रियासतों के लिए नहीं बनाया है। आजादी दिए ब्रिटिश भारत को दी है, देशी रियासतों को तो उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा है कि आप स्वतंत्र हैं, आप पे कोई बंधन नहीं है, आप भारत में शामिल हो, आप पाकिस्तान में शामिल हो, या आप अलग से अपना कोई स्वतंत्र राज्य बनाए। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। ये समझ गए तो पूरी की पूरी पिक्चर आपके समझ में आ जाएगी। यहां मैंने सदस्यों को डिवाइड किया है, यहां मैंने समुदाय के आधार पर डिवाइड किया है, और यहां चुनाव के परिणाम के आधार पर डिवाइड किया है। बताइए कोई समस्या? अरे भाइयों, समस्या के दादा भाइयों, समझ तो आ रहा है तुम्हारे? क्या पता तुम लोग नींद ले रहे हो। बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा मित्रों। चलो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि और ये डीपली पढ़ा रहा हूं, क्या इसको कम करूं? लेकिन आप कम करने की कहेंगे तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सवाल भार जाएगा। इतना करने के बाद मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा कोई भाई बहन इतना पार्ट भी पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सवाल लगभग भार नहीं जाएगा। 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग सभी सवाल आपको यहां से कवर हो जाएंगे। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बनाते रहो, और आपका जो टेस्ट पेपर प्रत्येक टॉपिक के बाद आएगा, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा, हो सकता है एक टॉपिक के 5, 6, 7 पार्ट बने। टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं टेस्ट पेपर लेके आऊंगा। फिर टेस्ट पेपर मत छोड़ना और इसको मत छोड़ना। और मित्रों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरा आप सबसे एक ही विनती है कि चैनल को आप शेयर करें, वीडियो को खूब शेयर करें, अपने मित्र, भाई बंधु, रिश्तेदार सबके पास शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से करवाएं, सब जरूरतमंद भाई बहनों के पास इन वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों, मेरा धर्म यह है कि आपको अच्छा पढ़ाऊं, और यही सेवा है मेरी। आपका धर्म यह है, यदि मैं ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूं तो दोस्तों आप उसमें सहयोग करें और अपने रायठान परिवार को आगे बढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं, और भगवान हमारा, परमात्मा हमारा साथ देगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। क्लियर? देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। एक बार फिर समझाऊं। देखो, संविधान सभा की सदस्य संख्या का जो निर्धारण किया गया, फिर निर्धारण का मूल पैमाना यह माना गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या। लेकिन 10 लाख से अगर 11 लाख है तो भी एक सदस्य, 9 लाख है तो भी एक सदस्य, इसलिए आंकड़ा बराबर 400 का नहीं बैठेगा। 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। इन्हें हम पहले 2 भागों में बांटेंगे। एक ब्रिटिश भारत के सदस्य, इसे हम 296 बोलेंगे। एक देशी भारत के सदस्य, जिन्हें हम 93 बोलेंगे। फिर देशी भारत है, वे भी ब्रिटिश भारत है, वे भी 2 प्रकार का था। एक ब्रिटिश प्रांत और एक केंद्र शासित प्रदेश। ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सदस्य, 292 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 सदस्य। ब्रिटिश भारत के लिए चुनाव होंगे, जनता सीधा नहीं करेगी, लेकिन जनता के प्रतिनिधि करेंगे, और जनता खुद मत न डाल के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मत डालती है तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, और जनता खुद मतदान करती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन है दोनों ही चुनाव। तो निर्वाचित देशी भारत से मनोनीत सदस्य, और समुदाय के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। सामान्य वर्ग के 213, मुस्लिम के 79, सिख के 4। इलेक्शन की बात करें तो यहां कांग्रेस को 208 सदस्य, मुस्लिम लीग को 73 सदस्य, अन्य को 15 सदस्य। तो हमने बात करी, अभी भी सदस्य संख्या आपकी अधूरी है। अभी भी दोस्तों मैं सदस्य संख्या पर बात करूंगा। सदस्य संख्या अभी भी अधूरी है, क्योंकि हमें 2-4 बातें और समझनी है इसमें। देखिए, अब हम ये समझेंगे कि संविधान सभा में जो सर्वाधिक सदस्य थे, वे सर्वाधिक सदस्य कहां से गए, ये हम लोग बात करेंगे। एक आधा सवाल नए और होंगे, उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वे नए सवाल कौन कौन से होंगे, वहां से भी आपके बढ़िया सवाल बनते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आंकड़ा मैं यहां लेके आऊंगा। दोस्तों, यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग और पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर मुझे पता है कि आप आनंदित हो रहे होंगे। आनंदित इसलिए हो रहे होंगे कि जो पार्ट हमें कोचिंगों में मिल रहा है, वे हमको यूट्यूब पे मिल रहा है, और सेम वैसे ही मिल रहा है जैसे क्लासरूम में मिलता है। देखिए, अब हम लोग यहां बात करेंगे, सदस्य संख्या ही चल रही है हमारी। हम लोगों ने ये पढ़ा है
389 सदस्य यही पढ़ा है। लेकिन ये आंकड़ा परिवर्तित होगा और इस आंकड़े को मैं जहां जहां संविधान सभा के सदस्य संख्या का आंकड़ा आता है उसको मैं एक साथ यहां रख रहा हूं, आपके सामने एक साथ रख रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो आपके अंदर। देखिए 389 सदस्य ये मैंने लिखा है, 324 सदस्य मैंने फिर लिखे हैं, 299 सदस्य फिर मैंने लिखे हैं, 284 सदस्य फिर मैंने लिखे हैं, 211 सदस्य मैंने लिखे हैं, 207 सदस्य मैंने लिखे हैं। यानी इतना मैंने लिख दिया, 324, 389, 324, 299, 284, 211, 207। अब आप कहेंगे सर ये क्या आंकड़ा है, आप कहेंगे ये क्या आंकड़ा है, आंकड़ा समझिए। देखिए तब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन, तो गठन के समय हमारे पास जो सदस्य संख्या थी वे 389 थी। क्लियर? लेकिन तब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हुई, तो हमारी संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन। संविधान सभा अलग, तो संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन। तो सदस्य संख्या कितनी हो गई, 324। अब आप में से बहुत से लोग गुणा भाग लगा रहे होंगे, सर आप तो भी पढ़ा रहे थे कि 389 सदस्यों में से हमारे पास में 79 सदस्य, या हम निर्वाचन की बात करें तो 73 सदस्य, ये तो मुस्लिम लीग के थे, इनको तो कांग्रेस पाकिस्तान में चले गए, तो ये तो आप सीधा सीधा माइनस कीजिए। अरे मेरे मित्रों, कुछ मुस्लिम लीग से जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वे भारत में भी तो रहे, भारत के कुछ प्रांतों से भी तो आए, भारत के कुछ प्रांतों से भी आए हैं ना, सभी सदस्य पाकिस्तान में थोड़ी चले गए। क्या भारत में मुसलमान नहीं है ना? इसलिए आप ये माइनस प्लस मत करना। तो पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हुई है ना, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हुई। चलो एक जानकारी मैं और देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। पाकिस्तान की संविधान सभा जो अलग हुई वे तिथि मैं बता देता हूं, 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हुई थी। तो सदस्य संख्या कितनी हो गई, 324। अब क्या हुआ, भारत को आजादी मिली, भारत को क्या मिल गई दोस्तों, आजादी। और अक्टूबर 1947 में फिर पुनर्गठन हुआ। तो इस पुनर्गठन पर सदस्य संख्या कितनी होगी, 299। आपकी सर ये घट क्यों रही है? अरे दोस्तों, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोगों का निधन हो गया, और वे लोग फिर बाद में वहां इलेक्शन होंगे, काफी समय तक सीटें खाली रहेंगी, तो यही कुछ कारण थे, ये सदस्य संख्या कम हो रही है। अब देखिए हमारे पास कितना आ गया, 284। ऊपर समझ गए ना, 389 सदस्य मूल संविधान सभा में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, फिर पुनर्गठन हुआ, तो सदस्य संख्या 324 रह गई। आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में फिर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई। अब हमारे पास क्या आ गई, 284। 24 जनवरी दोस्तों, कब, 24 जनवरी 1950 को तब संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, हस्ताक्षर, यानी मूल संविधान पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि वे कितनी प्रतियों में संविधान बना, सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए, सब डिटेल से मैं बात करूंगा। तो हमारे पास में 284 सदस्य का आंकड़ा तब संविधान सभा द्वारा जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को, तो उस दिन सदस्य संख्या कितनी थी मित्रों, 284। अब देखिए, अब एक तो होती है अधिवेशन, एक तो होता है अधिवेशन और एक होता है बैठक। बैठक कुछ घंटे चलती है, एक दिन चलती है, अधिवेशन लंबा चलता है। अब आपसे यह समझना होगा आपको कि आपसे सवाल क्या पूछा गया है मित्रों, आपसे सवाल क्या पूछा गया है यह आपको समझना है। देखिए, आपसे पूछी जाए कि पहला अधिवेशन
जो कि 9 दिसंबर से लेके शायद 22 या 23 दिसंबर तक चलेगा, तो पहला अधिवेशन में सदस्य संख्या कितनी थी? 211। और आपसे पूछ रहा है पहली बैठक संविधान सभा की कब हो रही है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पहली बैठक पूछी जाए तो दोस्तों 207 सदस्य हैं। आपसे पहला अधिवेशन पूछा जाए जो कि 9 दिसंबर से 22 या 23 दिसंबर 1946 तक चलेगा, तो सदस्य संख्या कितनी आएगी? 211। बताइए कोई समस्या? फिर समझ ले, आपको एग्जामिनर घुमा घुमा के मारेगा, ध्यान रखना इस चीज का। और ऐसा रक्त निकलेगा, आपके एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, जिंदगी भर पछतावा होगा। इसलिए फिर समझ लें, बैठक पूछे 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्य, अधिवेशन पूछे, अधिवेशन लंबा चलता है, तो अधिवेशन में 211, यानी जो सदस्य पहले दिन उपस्थित नहीं हुए वे आगे, दूसरे दिन आगे, तीसरे दिन आगे। ठीक है ना? अब ये 207 ही क्यों आए, इसका भी मैं आंकड़ा स्पष्ट करूंगा आगे चल के, तब पहली बैठक आपको पढ़ाऊंगा संविधान सभा की, तब क्लियर समझ में आ गया। अब 2-4 बातें मैं आपसे और कर लूं। देखिए, ये 389 सदस्य हैं, 389 सदस्य, इनमें जो सर्वाधिक सदस्य गए थे, सर्वाधिक सदस्य, अब देखो वे सर्वाधिक में 2 बातें आ गई। एक सर्वाधिक ब्रिटिश प्रांत, देखो कितनी अच्छी बातें हैं, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा सर्वाधिक रियासती भारत, यानी रियासतों से। समझ में आ गया? यानी सर्वाधिक सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो आपका संयुक्त प्रांत, यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश को हमने क्या बोला है? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे, तो आप बताएंगे संयुक्त प्रांत से। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संयुक्त प्रांत से ही थे। आपसे पूछा जाए रियासतों में, तो रियासतों में दोस्तों मैसूर रियासत, कौन सी? मैसूर रियासत से सर्वाधिक सदस्य थे, कितने? 7। यानी ब्रिटिश प्रांतों से पूछे तो 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से, और देशी रियासतों से पूछे तो 7 सदस्य मैसूर से। और ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद रियासत ने एक भी सदस्य अपना संविधान सभा में नहीं भेजा था, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान रखें कि आपसे पूछा जाए कि महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, तो आप बताएंगे महिला सदस्य कितनी थी? 15। महिला सदस्य कितनी थी? 15। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से संविधान सभा का चुनाव और संविधान सभा के जो आपके सदस्य हैं, वे सदस्य किस आधार पर चुने गए, कितनी सदस्य संख्या थी, उसका पूरा पार्ट मैंने यहां कवर किया है। तो ये पार्ट अपना यहीं तक रहेगा। अगले पार्ट में अपन लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों वे संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ेंगे, यानी उनकी बैठक ही पढ़ेंगे, संविधान निर्माण पढ़ेंगे, वाचन पढ़ेंगे, संविधान को लागू करेंगे। तो ये सब बातें अपन अलग से एक पार्ट लेंगे, यानी मैंने पार्ट को डिवाइड किया है, चाहे पार्ट छोटा हो चाहे पार्ट बड़ा हो, मैं उस पर विचार नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं कि एक पॉइंट का एक पार्ट आपको दिया जाए ताकि एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आप उसको आगे पढ़ें। तो दोस्तों ये पार्ट भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में वही संविधान सभा चलेगी। दोस्तों फिर आपसे एक ही निवेदन कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और आपके कमेंट नहीं आ रहे, आप लोग मर गए क्या? आप कमेंट करें। आप लोग माना कि ऑफलाइन होकर वीडियो देख रहे हैं, डाउनलोड आपने कर लिया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऑनलाइन होकर उस वीडियो पर कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारा प्रयास कैसा है। ठीक है? आपको कोई संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके अलावा इसे आप पढ़ते जाएं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ा है, चाहे उन्होंने कहीं भी कोचिंग की हो, उनके समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ सर इनके अलावा तो कोई सवाल बनते नहीं है, इनके अलावा तो कोई सवाल बनते नहीं है। दोस्तों आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार प्रेम हमारे ऊपर बना रहे। बस सेवा है, लगन है, लगे हुए हैं, जितनी सेवा हो उतनी कर ले। पता नहीं जिंदगी क्या है, जिंदगी आगे जाके कौन सा मोड़ लेती है, लेकिन जितनी मेरे से बन पाएगा। मैं पहले भी विद्यार्थी जगत की सेवा करता आया हूं, आज ही मैं कर रहा हूं, और ये तो निःशुल्क पाठ आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो मेरा मार्गदर्शन जितना मेरे से बनेगा वे आपके लिए बना रहेगा। आप सभी को एक बार धन्यवाद। आप सभी को राम राम, जय हिंद साहब।